हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही अच्छे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बायो का चैप्टर, जो कि है आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स ले लिए हैं, अब हम बायो का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, लेकिन जब तक आप इसको बहुत केयरफुली सारे वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे, क्वेश्चन नहीं निकालोगे, तब तक ये भी टफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकी जेनेटिक शब्द, क्योंकि ये जो चैप्टर है वही जीव विज्ञान का है या फिर हम बायोलॉजी का कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हम बातें करेंगे, किन चीज़ों की बातें करेंगे, किन चीज़ों का हम अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले तो इस चैप्टर में हम आनुवांशिकता से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकता से संबंधित मतलब वे लक्षण या वे विभिन्नताएं जो जीव से या जनक से संतति में संचित होती है। मतलब क्या है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते रहते हैं। वे कौन से लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं? अगर विभिन्नताएं आ रही हैं तो कौन से लक्षणों की विभिन्नताएं आती है, वो विभिन्नताएं किसके कारण आती है, कैसा हम संकरण कराते हैं, कैसे क्या करवाते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। कि जनक से पीढ़ी में देखा हमने कि लक्षण में विभिन्नता आई, तो वो क्यों आई है, ऐसा क्या रीज़न रहा जिसके कारण जनक से संतति में जो लक्षण है उनमें विभिन्नता आई है। तो सारी चीज़ों का हम बारे में देखेंगे। तो जीव विज्ञान में ये आनुवांशिकी में क्या है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों और आने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षण मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचित मतलब माता पिता से संतान में आ रहे हैं, संतान से उनकी संतान में आ रहे हैं, तो वो लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो वो कौन से लक्षण हैं या आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो विभिन्नताएं आती है वो कैसी विभिन्नताएं हैं। पेरेंट्स अगर लंबे हैं और जो चाइल्ड हो रहा है उनका वो छोटा आ गया या छोटे साइज का है, तो वो कैसे आया है, तो उन सभी का अध्ययन हम इस आनुवांशिकी में करते हैं। क्लियर है, समझ आ रही चीज़ें? कि जैसे अगर हमें बहुत उन्नत किस्म के पौधे उगाने हैं, हम चाहते हैं कि ये इस पौधे और इस पौधे दोनों के गुण हमारे पास जो नया पौधा बन रहा है उसमें आ जाए, तो उन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम इस आनुवांशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की जो शाखा है उसके अंतर्गत हमें जाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे खच्चर नाम का एक जीव है, वो भी इस जेनेटिक्स शब्द से ही हम या फिर हम बात करें इस चैप्टर में हम देख सकते हैं, जो कि घोड़े और गधे का मिश्रण से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हम तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं आनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की, फिर हम बात करेंगे आगे। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, आनुवांशिकी की हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं, देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाता है। मतलब
इस चैप्टर में हम आनुवंशिक लक्षणों का कि कौन कौन से लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहे हैं तथा विभिन्नताओं के क्या क्या विभिन्नताएं जनक से संतति में आ रही है, इनका अध्ययन करेंगे। किस चैप्टर में? आनुवंशिकी में। जेनेटिक्स नाम का जो चैप्टर है, आनुवंशिकी नाम का जो चैप्टर है, वो जीव विज्ञान का वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। वापस सुन लो परिभाषा, हमें इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, हमें समझते हुए याद करनी है। इसका चैप्टर हमें याद करने वाला चैप्टर है, लर्न करने वाला चैप्टर है। समझते जाओ, लर्न करते जाओ, समझते जाओ, लर्न करते जाओ, यही काम इस चैप्टर में है। तो आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिक क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षण तथा आने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? आनुवंशिकी के अंतर्गत। क्लियर है? आनुवंशिकी शब्द को सर्वप्रथम बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। आनुवंशिकी नाम जो शब्द है, आनुवंशिकी शब्द, उसको सर्वप्रथम दिया था बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट ने। और कब दिया था? वो डेट भी हमें याद रखनी है, 1905 ईस्वी में ये दिया गया था। तो आनुवंशिकी शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका नाम है बैटसन। 1905 में उन्होंने ये शब्द दिया था आनुवंशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स शब्द, आनुवंशिकी तो हिंदी वर्ड है, अगर इंग्लिश वर्ड बात करें तो जेनेटिक्स होता है। तो इसमें ये लाइन लिखेंगे हम, जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम, जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बैटसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो बैटसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आनुवंशिकी जेनेटिक्स शब्द दिया था। इंग्लिश वर्ड दिया था उन्होंने जेनेटिक्स, फिर उसका हिंदी अनुवाद किया गया था जिसका नाम आया आनुवंशिकी। ठीक है? तो आनुवंशिकी क्या है? भौतिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं उनके अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है सब में? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षणों की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम बना रहे हैं वो है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण, तो आनुवंशिक लक्षण मतलब वे लक्षण, सुनो ध्यान से, आनुवंशिक लक्षण क्या होगा? वे लक्षण जो सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वे लक्षण जो सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, मतलब जनक से संतति में आ रहा है, फिर संतति से उनकी संतति में आ रहा है, उनकी संतति से उनकी संतति में आ रहा है, इस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं लक्षण। क्लियर है चीजें? लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है, तो लक्षणों का जो ट्रांसफर हो रहा है उन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण करेंगे। तो वे लक्षण जो सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण संचरित होते हैं उन्हीं को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो वे लक्षण जो सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है? वे लक्षण जो सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। मतलब लक्षणों का ट्रांसफर होता है, जो लक्षण जा रहे हैं
संतति से मान लो जो जनक पीढ़ी है वो साइज में बड़े हैं जनक, तो अगर संतति भी साइज में बड़ी है तो वो लक्षण क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतरित हो रहा है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जिनमें सजीवों जो जनक है उनसे संतति में सेम लक्षण जा रहे होते हैं, तो वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है सारी चीजें? तो ये आनुवांशिक लक्षण हो गया। ये सारी चीजें साथ के साथ लर्न करते हुए हमें चलनी है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीजें लर्न करने की है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है हमारे पास आनुवांशिकता। आनुवांशिकता या फिर हम बोल सकते हैं वंशांगति, या फिर हम बोल सकते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी, आनुवांशिकता, वंशांगति, ये तीन वर्ड एक ही बात है। आनुवांशिकता है, वंशांगति है या फिर हेरिडिटी है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये आनुवांशिकी या वंशांगति शब्द तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। क्या होता है ये, तो सुनो ध्यान से। आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होना वंशांगति कहलाता है। आनुवांशिक लक्षण जो है जनक पीढ़ी से किस में जा रहे हैं, संतति में। हमने कहा आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतरित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण होते हैं। अब आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वंशांगति। आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाने के प्रोसेस को, इसको हम बोलेंगे वंशांगति, आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी। क्लियर है चीजें? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना, मतलब जो लक्षण जनक से संतति में जा रहे हैं उस प्रोसेस को, इस जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वंशांगति, आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी। क्लियर है चीजें? तो आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होना क्या कहलाता है हमारे पास, आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता या फिर आप लिखो वंशांगति, क्योंकि वंशांगति क्वेश्चन पूछ जाएगा। आनुवांशिकता बहुत कम देता है, वंशांगति बहुत ज्यादा देता है। वंशांगति कहलाता है भाई। आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशांगत। आनुवांशिकता या वंशांगति कहलाता है, हेरिडिटी शब्द कहलाता है। ये हेरिडिटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट से रखता है। हेरिडिटी शब्द पूछा जाता है कि हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, कब दिया था, तो हेरिडिटी शब्द जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम है स्पेंसर। स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने हेरिडिटी शब्द दिया था, और ये जो शब्द है वो 1863 ईस्वी में इस स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने हेरिडिटी शब्द को दिया था, और कब दिया था, 1863 ईस्वी में। तो हम ये वर्ड लाइन भी यहाँ पे लिखने वाले हैं। हेरिडिटी शब्द सर्वप्रथम स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 ईस्वी में दिया। ठीक है, हेरिडिटी शब्द किसने दिया, स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने। कब दिया, 1863 ईस्वी में। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। एक बार मैं जो बोर्ड पे चीजें लिखी हुई है उसका रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। ठीक है, क्या है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया आनुवांशिकी जेनेटिक्स।
क्या होती है? जेनेटिक्स एक जीव विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। इसमें हम क्या किसके बारे में पता लगाते हैं, क्या अध्ययन करते हैं? तो हम इसमें आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं कि कौन से लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं सजीव में कौन से लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहे हैं, वे लक्षण होते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षणों तथा जो विभिन्नताएं जा रही है उनका हम जो अध्ययन करते हैं वो आनुवंशिकी भौतिक जीव विज्ञान की जो शाखा है आनुवंशिकी, उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इस आनुवंशिकी जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स सबको सर्वप्रथम बैटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किस वैज्ञानिक की भाई? बैटसन नामक साइंटिस्ट ने। और कब दिया था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में देने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे बैटसन, जिन्होंने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स शब्द दिया था। ये आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। ये भी आप याद रख सकते हो कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। वैसे तो यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी शब्द या जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। कब दिया था? 1905 ईस्वी में दिया था। ये जीन क्या है? आपके माइंड में चल रहा हो सर ये जीन नया शब्द है जीन। तो ये जीन जब हम डेफिनेशन लेंगे, अभी एक क्लास, इस क्लास के बाद में थोड़ा सा पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशंस लेने वाले हैं, परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषा लेने वाले हैं। तो उसमें हम जीन के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षण क्या है? वे लक्षण जो सजीवों से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहे हैं, जनक से संतति में, संतति से उनसे संतति में, ऐसे संचरित होने वाले जो लक्षण है वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा है वह हेरिडिटी है। हेरिडिटी वंशागति कई बार पूछा गया है। हेरिडिटी वंशागति क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना। आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होना। आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? हमारे पास हेरिडिटी कहलाता है, वंशागति कहलाता है। मेन ये पूछा जाता है, ये बहुत कम नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको हेरिडिटी शब्द को सर्वप्रथम जो बताया था वो स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने बताया था और 1863 ईस्वी में इसे बताया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने बताई। बैटसन याद रखना है, यहाँ पे 1905 याद रखना है। इसके अलावा हेरिडिटी के बाद तो ये दो साइंटिस्ट हमने पढ़े, स्पेंसर और बैटसन, दो सन हमने पढ़े 1905 और 1863। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मैंने बताई। आगे भी हम इसी तरह से जारी रखेंगे। आप एक बार इसे प्रॉपर वे में नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यस स्टूडेंट, तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है मेंडलवाद, मेंडलिज्म। ओके, तो इसमें हम देखें कि जो प्रयोग मेंडल ने किए थे वो क्या थे, उनका जन्म के बारे में। वैसे तो मेंडलवाद में ओनली मेंडल के बारे में बताया गया है, मतलब मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे उसने पढ़ाई की, उसने कहाँ पे ये प्रयोग किए थे, कैसे ये प्रयोग किए, कितने साल तक प्रयोग किए थे, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें देखेंगे क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल एग्जाम में नहीं आती है। तो हमें कुछ पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं वही हमें देखने हैं। ओके, तो देखो मेंडलवाद, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर, क्योंकि मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने मटर के ब्रैकेट में ही उसका वैज्ञानिक नाम लिख दिया है। मटर जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। वैसे तो चैप्टर नंबर 14 में बहुत सारे वैज्ञानिक नाम हमें देखने को मिलेंगे और हमें याद भी करने हैं। वहाँ पे सारी सब्जियों के नाम, फलों के नाम, अनाजों के नाम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, उनके वैज्ञानिक नाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ पे भी याद कर लेना है। तो देखो मेंडल ने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर, मटर के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम,
पर कई वर्षों तक प्रयोग किए थे। इसने बहुत टाइम तक मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। इन जो प्रयोग उसने किए थे उन्हीं के आधार पर इन्होंने क्या किया था, 1865 ईस्वी में आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में ईसाई पादरी के रूप में दीक्षा लेते हुए वहाँ पे इन्होंने ये काम किया था। ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में उन्होंने पादरी का काम किया था और पादरी का काम करते हुए ही उसी के उद्यान में इन्होंने ये सारे पौधों का अध्ययन किया था। पौधे मतलब पौधों की पीढ़ियों का अध्ययन किया था। मटर के पौधे की पीढ़ियों का अध्ययन किया था। ठीक है, पीढ़िया का मतलब होता है जैसे जनक, पहले तो जनकों से को गया, फिर जनक से प्रथम पीढ़ी को गया जिसे हम F1 पीढ़ी कहेंगे। जैसे जनक के माता पिता, उनसे जो संतति उत्पन्न हुई है, जनक उनसे संतति, उनसे संतति, उनसे संतति। ठीक है, इसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, प्रथम पीढ़ी जनकों से प्राप्त होने वाली। इसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं, द्वितीय पीढ़ी। इसे हम कहते हैं F3 पीढ़ी। तो उन्होंने मटर के ही पौधों की तीन पीढ़ियों का अध्ययन किया था। तीन पीढ़ियों मतलब जनक को तो गया, जनक से प्रथम पीढ़ी प्राप्त की, प्रथम मटर के पौधे प्राप्त किए, अब उनमें संकरण करा के फिर दूसरे पौधे प्राप्त किए, दूसरी संतति पीढ़ी प्राप्त की, फिर उनमें संकरण करके तीसरी पीढ़ी प्राप्त की। इस तरह से उसने मटर की तीन पीढ़ियों या फिर उससे भी अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया था। पादरी के रूप में काम करते हुए उन्होंने ये चीजें की थी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो गिरजाघर में ये पादरी थे और वहां पे रह के इन्होंने ये काम किया था। तो देखो, इन्होंने मटर के पौधे पे काम किया था और 1865 ईस्वी में इन्होंने मटर के पौधों पे काम करते हुए आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किया था। कब? 1865 में। किसका? आनुवांशिकता के नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया था, जिन्हें हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। आनुवांशिकता के जो नियमों का प्रतिपादन किया, इसी कारण इन्हें हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसलिए इन्हीं को हम आनुवांशिकता के जनक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो हमें ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत बार एग्जाम में तो नहीं पूछे गए, लेकिन हमारे जो बुक के बाहर वाले क्वेश्चन हैं, अदर तरह के जो एग्जाम्स है, उसमें इनका पूरा नाम भी पूछा गया है। तो पूरा नाम भी हमें ध्यान रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपने नियमों को कब प्रतिपादित किया? 1865 ईस्वी में। क्या प्रतिपादित किया? मेंडल के नियमों को प्रतिपादित किया। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर होती है। अब इन्होंने बहुत टाइम तक प्रयोग किए। उसी उद्यान में पादरी के रूप में, एक गिरजाघर था, उसमें पादरी के रूप में काम किया और उद्यान मटर के पौधों पर काम करते रहे। पहली पीढ़ी को देखा, दूसरी पीढ़ी को देखा, तीसरी पीढ़ी को देखा और तीसरी पीढ़ी से भी आगे तक की पीढ़ियों को देख के और एक कॉपी बनाई, प्रॉपर वे में कॉपी, जैसे हम नोट्स बनाते हैं वैसे इन्होंने भी अपनी चीज़ों को बहुत संजोद के बहुत अच्छे से रखा और जो भी आंकड़े इनको प्राप्त हो गए, जो भी इनको परिणाम प्राप्त हुए, उनको गणितीय रूप में या गणितीय आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित रूप में लिखते चले गए। और लास्ट में जैसे इनके प्रयोग खत्म हुए, तब जाके उन्होंने लास्ट में उन चीज़ों का विश्लेषण किया कि हाँ, आप है क्या, आखिर क्या के कैसे प्राप्त हो रहे हैं, आनुवांशिक लक्षण किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, क्या प्रथम पीढ़ी में भी वही लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, क्या दूसरी पीढ़ी में भी कैसे लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, क्या क्या विभिन्नताएं आ रही है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन उन्होंने उन आंकड़ों से लगाया था। ठीक है, बिना हम चीज़ों को व्यवस्थित किए हुए रखे हुए हम चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। अगर इन्होंने इन गणितीय आंकड़ों का सुरक्षित नहीं रखे होते, इनको जमाया नहीं होता और लास्ट में इसका विश्लेषण नहीं किया होता, तो ये आज
हम इनका नाम नहीं पढ़ रहे होते। तो चीज़ों को व्यवस्थित करके पढ़ना, उनको समझना, उनका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे पास मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो मेंडल की सफलता के कारण, यस, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारे पास वो है मेंडल की सफलता के कारण, कि क्यों ये सफल हुए, क्या कारण थे के कारण। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके एग्जाम्स फाइट नहीं होती है, तो उनके मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी कुछ ना कुछ वो सिस्टमेटिक तरीके से, या फिर हम कहें कि जो उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वैसे ही अगर मेंडल सफल हुए तो उनके सफलता के कारण क्या थे, इनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, एक समय में एक ही पौधों पर प्रयोग किए। एक समय में एक ही पौधों पर प्रयोग का मतलब है, जैसे अभी अगर ये बात करें तो इन्होंने ओनली एक ही पौधा लिया, मटर का पौधा, और एक मटर का पौधा लिया, ये नहीं कि बहुत सारे पौधों पे ये पड़ गए। और एक समय में जैसे अभी एक साल तक या फिर हम बात करें 5-6 महीने तक इन्होंने एक ही लक्षण पर प्रयोग किए। एक ही लक्षण पर प्रयोग मतलब एक लक्षण, जैसे अगर मैं बात करूं कि लक्षणों का मतलब है जैसे लंबा व बौना होना, एक लक्षण के दो विपर्यासी लक्षण होते हैं, लंबा व बौना। तो लंबा या फिर बौना ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के दो लक्षण होते हैं, एक तो या तो लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करें कि लंबा, जैसे हम बात करें कि और चीजों की बात करें कि जैसे अलग अलग कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो लक्षणों में हम बात कर सकते हैं पुष्प का रंग हो सकता है, जैसे हम बात करें बैंगनी व सफेद रंग के पुष्प होते हैं, तो पुष्प का रंग, रंगों पर, जैसे पुष्प के रंगों पर का ही इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, पुष्पों के रंगों का अध्ययन कर रहे हैं ये, इसके अलावा ऊंचाई का अध्ययन नहीं किया। फिर अगर ऊंचाई का अध्ययन करें तो ऊंचाई का ही ये अध्ययन कर रहे हैं, फिर ये कलर पे नहीं गए या फिर बीज की आकृति पे नहीं गए ये, तो एक समय में एक ही लक्षण का वंशागति का अध्ययन किया था उन्होंने। अगर ये ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई का ही फिर अध्ययन करते गए जब तक ये खत्म नहीं होता कि हाँ 3 पीढ़ी तक हमने ऊंचाई का अध्ययन कर लिया, फिर ये आगे बढ़े तो फिर ये जैसे, तो हम बात करें तो एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का इन्होंने अध्ययन किया था। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत यहां तक? तो हम देखेंगे कि हमारे पास 60 टोटल लक्षण है और उनमें भी 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक तो प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। इनकी हम टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जैसे ऊंचाई का है, बीज की आकृति का है, बीज का रंग का है, फूल की आकृति, फूल का रंग, ये सारी चीजें लक्षणों में आती है। उनमें भी 2 लक्षण आएंगे, जैसे ऊंचाई में हमारे पास आ जाएगा लंबा व बोना, ठीक है, तो ये सारी चीजें, बीज का रंग में पीला व सफेद आ जाएगा, तो ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो देखो मेंडल की सफलता के कारण में सबसे पहला कारण यही है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ये नहीं पहले ये ले लिया फिर उसके बाद में आकृति ले ली, फिर आकार ले लिया, रंग ले लिया, नहीं, एक समय में अगर ऊंचाई ले लिया तो एक बार ऊंचाई की सारी चीजों का अध्ययन किया, फिर उसका सिस्टमेटिक तरीके से आंकड़े लिखे अपनी कॉपी में या फिर नोट में, जो भी वो बना रहे थे उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंडल ने क्या किया,
जब प्रयोग किए तो ये नहीं एक ही पीढ़ी तक का प्रयोग किया कि भाई पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त हो गए उसको लगा के छोड़ दिया, हाँ भाई हमेशा पहली पीढ़ी में ये प्राप्त होंगे, नहीं, इन्होंने अपने प्रयोगों में पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का इनको आवश्यकता पड़ी तो इसके आगे तक की पीढ़ियों का भी इन्होंने अध्ययन किया था, ताकि इनको सटीक रूप से जानकारी मिल पाए कि हर पीढ़ी में किस तरह से लक्षण चेंज होते हैं या फिर समान आते हैं। ये सारे चीजों का अध्ययन इन्होंने किया था कि एक ही पीढ़ी का अध्ययन ना करते हुए एक से अधिक पीढ़ियों का इन्होंने अध्ययन किया था। तो सेकंड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों में F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, मेंडल ने अपने प्रयोगों में F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी तथा इससे आगे की पीढ़ियों तक का क्या अध्ययन किया। ठीक है, मेंडल ने एक ही पीढ़ी तक नहीं रह गए, F2 F3 जरूरत पड़ी तो F4 तक की पीढ़ियों का भी इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा मेंडल ने जो भी प्रयोग किए थे उनके गणितीय आंकड़ों को रखा और फिर लास्ट में उनका विश्लेषण किया ताकि पता चल पाए कि आखिर क्या सिस्टम है, कैसे ये सिस्टम काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं मेंडल ने प्राप्त होने वाले आंकड़ों को मेंडल ने इकट्ठा किए हुए, लिख सकते हैं हम मेंडल ने इकट्ठा किए हुए आंकड़ों का गणितीय रिकॉर्ड रखा, तथा बाद में उनका गणितीय आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा तथा बाद में उनका पूर्णतः विश्लेषण किया कि क्या क्या रिजल्ट इससे सामने आ रहे हैं किया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं मेंडल ने इकट्ठा किए हुए आंकड़ों का गणितीय रिकॉर्ड रखा तथा बाद में उनका पूर्णतः विश्लेषण किया कि आखिर क्या रिजल्ट हमारे पास सामने आए F2 F3 F4 तक की पीढ़ियों का अध्ययन करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके अलावा हम बात करें तो मेंडल ने स्वपरागण, जैसे मेंडल ने क्या होता है, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण परपरागण क्या होता है, एक पौधा में जो फूल है उसके, देखो हम कहते हैं दो तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे, एक तो होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर। पुंकेसर होता है नर जनन भाग जो कि पौधों में पाया जाता है, स्त्रीकेसर होता है मादा जनन भाग जो कि पुष्प में पाया जाता है। तो इस मटर के पौधों में पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर भी एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो देखो स्वपरागण क्या होता है, इसी पुष्प का पुंकेसर इसी पुष्प के स्त्रीकेसर से, मतलब पुंकेसर के जो परागकण है वो स्त्रीकेसर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाती है और उससे नया पौधा बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो होता क्या है, इन्होंने क्या किया,
उसके एक पुष्प का अगर पुष्प है उनका या तो पुंकेसर हटा दिया या फिर स्त्रीकेसर हटा दिया, ताकि स्वपरागण की क्रिया ना हो पाए। स्वपरागण एक ही पौधों में होता है, एक ही पौधे में, तो एक ही पुष्प में हो जाएगा या फिर उसी पौधे में पहले पुष्प का और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे, जैसे पुंकेसर स्त्रीकेसर में चले जाएंगे तो फिर वो पुंकेसर के परागण स्त्रीकेसर में चले जाएंगे तो वो परागण क्रिया हो जाएगी। तो वो क्रिया ना हो तो इसलिए उन्होंने या तो उनके पुंकेसर हटा दिया या फिर इनके स्त्रीकेसर हटा दिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पर परागण होता है एक स्वपरागण, पर परागण दो अलग अलग पौधों में होगा, स्वपरागण एक ही पौधे में होगा। तो उन्होंने क्या किया, स्वपरागण की क्रिया ना हो इसलिए इसने बहुत सारे पौधों के पुंकेसर या फिर हम कैसे नर जनन भाग और स्त्री जनन भाग को खत्म कर दिया। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो वापस सुन लो, इन्होंने क्या किया, स्वपरागण क्रिया को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे कुछ बोने जो पौधे हैं उनके पुंकेसर ही क्या कर दिए, काट दिए। मेंडल ने स्वपरागण की क्रिया को खत्म करने के लिए मेंडल ने स्वपरागण की क्रिया को खत्म करने के लिए कुछ लंबे व कुछ छोटे पौधों के लिए कुछ लंबे व कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर को काट दिया। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, स्वपरागण की क्रिया ना हो इसके लिए उन्होंने लंबे, क्योंकि यहाँ पे हम लंबे और बोने पौधों की बात करेंगे कि लंबे और बोने पौधों के क्या कर दिया, उनके पुंकेसर को ही काट दिया ताकि स्वपरागण की क्रिया ना हो पाए। क्लियर है चीजें? तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। यस स्टूडेंट, तो देखो पांचवा पॉइंट जो है हमारे पास, मेंडल ने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग उगाया। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध पौधे, समयुग्मजी और विषम युग्मजी पौधे। मतलब समयुग्मजी को ही शुद्ध बोलते हैं, विषम युग्मजी को ही अशुद्ध बोलते हैं। क्या होता है ये हम परिभाषा में देखेंगे। शुद्ध मतलब प्योर, मतलब शुद्ध एक तो होता है शुद्ध लंबे और एक होता है अशुद्ध लंबे। ठीक है, जैसे एक शुद्ध दूध होता है और एक अशुद्ध दूध होता है, वैसे दूध है लेकिन शुद्ध अशुद्ध, वैसे ही शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे। शुद्ध जिसमें समान तरह के जीन होते हैं वो हम बताएंगे शुद्ध है। ये जैसे जो जीन होते हैं वो बिल्कुल समान तरीके के होते हैं। तो इसने क्या किया, शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग उगा दिया। शुद्ध को अलग उगाया, अगर अशुद्ध है तो उनको अलग उगाया। क्यों? ताकि इन दोनों में परपरागण, क्योंकि ये अलग पौधे हैं ये अलग पौधे, अगर एक साथ उगाएंगे तो क्या पता इनके और इनमें परागण की क्रिया हो जाए, इनमें निषेचन की क्रिया हो जाए और परपरागण हो जाए। भाई ये अगर साथ में उगाएंगे तो इससे और इसमें निषेचन की क्रिया हो सकती है, संकरण हो सकता है और नया पौधा बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इस पौधों को तो अलग उगा दिया, इस पौधों को अलग उगा दिया ताकि परपरागण की क्रिया ना हो सके। तो शुद्ध और अशुद्ध पौधों को इन्होंने बिल्कुल अलग उगाया था। तो मेंडल ने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग उगाया जिससे इनमें किसी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा मिश्रण ना हो सके। ये हर एक लक्षण का बिल्कुल अलग तरीके से शुद्धता से मापन करना चाहते थे, निषेचन की क्रिया करवाना चाहते थे, संकरण करवाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने शुद्ध को अलग उसमें उगाया और अशुद्ध को या फिर हम अशुद्ध पौधों की बात करें तो उनको अलग उगाया ताकि उनमें परागण की क्रिया ना हो सके, पर परागण की क्रिया ना हो सके। स्वपरागण में तो एक ही पौधे में हो जाएगी, पर परागण पहले इसका पौधे का इसके पौधों से पराग जो निषेचन होता है, संकरण होता है, वो होता है पर परागण। ठीक है, तो इसको अलग उगाया, इसको अलग उगाया। इस तरह से हमने 5 पॉइंट देखे। वापस मैं बता देता हूँ, पांचों पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं हमने। मेंडल की
जो सफलता के क्या कारण थे, इस पे 5 पॉइंट देखे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमने देखा, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने देखा, मेंडल ने लगातार अध्ययन किया और F2, F3 और इससे भी आगे तक की पीढ़ियों का अध्ययन किया। तीसरा हमने देखा, मेंडल ने आंकड़े जो किए उनका गणितीय रिकॉर्ड रखा तथा लास्ट में जब पूर्णतः उन्होंने प्रयोग कर लिया तो उनका विश्लेषण किया। फिर हमने फोर्थ पॉइंट देखा, मेंडल ने स्वपरागण की क्रिया को समाप्त करने के लिए लंबे व जो छोटे पौधे थे उनके परागणों को, या फिर हम कहें कि परागणों को हटा दिया, काट दिया। 5 नंबर का पॉइंट हमने देखा कि मेंडल ने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग उगाया तथा इनके किसी अन्य लक्षण पर परागण ना हो सके, इसलिए उन्होंने शुद्ध लंबे वाले पौधों को, शुद्ध लंबे या फिर बोने या फिर शुद्ध जो लक्षण रखते हैं, शुद्ध लक्षण कौन कौन से रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये हम आगे बात करने वाले हैं, उनको अलग से उन्होंने उगाया था। ठीक है, तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा मेंडल की सफलता के कारण खत्म होते हैं। आगे क्लास में आगे की बात करेंगे।